नमस्कार। आप देख रहे हैं पहली किरण टीवी और मैं हूं इंजमाम रहीम। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं केदारनाथ पांडे जी, जो कई खुलासे करेंगे, कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ जी अभी सीपीआई के एमएलसी और बिहार स्टेट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। स्वागत है सर आपका पहली किरण टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर आप शिक्षक होने के बाद एमएलसी बने हैं, तो आपसे ये जानना जरूरी होगा कि बिहार में शिक्षकों के क्या हालात हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले तो मैं पहली किरण का और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस जीवित मसले पे बात करने की कोशिश की है। जी सर। शिक्षा में बहुत बदलाव है। 1986 के बाद से शिक्षा में जो पॉलिसी दूसरी आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद से निजीकरण का और बाजारीकरण का दौर बड़ी तेजी से चल पड़ा पूरे देश में और पब्लिक स्कूलों की बाढ़ आ गई। बिहार में जो 90 का दशक रहा, उस 90 के दशक में बिहार में शिक्षालय अध्यापकों के अभाव में लगभग बंद हो चले थे। और बाद में 2005 में जब एनडीए की सरकार आई, तो एनडीए की सरकार ने जितने अस्थायी पद थे बिहार में उन सारे को समाप्त कर दिया। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं। देखिए, जिम्मेदार शिक्षा चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जी सर। जनता की नहीं होती है। जी सर। किसी दूसरे की नहीं होती है सर। इसलिए अगर अच्छी कोई चीज हो रही है तो उसका भी फल सरकार को ही मिलता है, और अगर कोई चीज बदतर स्थिति की ओर जा रही है तो उसका भी फल सरकार को ही प्राप्त होता है। जनता को उसका फल भोगना पड़ता है। तो शिक्षा में जो भी स्थितियां बनी है 2005 के बाद से, शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं के जिम्मे है, वही नियुक्तियां कर रही है शिक्षकों की, और वही लोग विद्यालयों में जा रहे हैं जिनको नियत वेतन पहले मिलता था, आज एक वेतनमान मिल रहा है, जो वेतनमान अभी भी उनके संतोष के लायक और सम्मान के लायक नहीं है। मैं उसको कहूंगा कि वो एक कमतर वेतनमान है, घटिया वेतनमान। तो आप अगर शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, क्वालिटी लाना चाहते हैं शिक्षा में, तो उसके लिए आपको करना होगा कई काम। सबसे पहले तो शिक्षकों की एक ऐसी जमात खड़ी करनी होगी जिनको सम्मानजनक वेतन प्राप्त हो, सुविधाएं प्राप्त हो। फिर आपको आधारभूत संरचनाएं स्कूलों में बनानी पड़ेगी जितनी की आवश्यकता है। अब बिहार की आबादी 12 करोड़ की है, तो 12 करोड़ की आबादी के हिसाब से आपको संस्थाओं को खड़ा करना पड़ेगा, उनमें आधारभूत संरचनाएं देनी पड़ेगी, सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। जैसे दिल्ली ने अभी अभी अच्छी व्यवस्था की शिक्षा में, तो उसके परिणाम अच्छे सामने आ रहे हैं। लेकिन आप जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना नहीं करेंगे, शिक्षकों को नवाचार से, और नई नई तकनीकें आ रही हैं, नए नए विषय आ रहे हैं, नई नई प्रक्रिया आ रही, उससे लैस नहीं करेंगे, उनका प्रशिक्षण समग्र रूप से नहीं करेंगे, उनको सुविधाएं नहीं देंगे, उनको बेहतर वेतनमान नहीं देंगे, तो आप ये सोच लेंगे कि शिक्षा बहुत बेहतर हो जाएगी, गुणवत्तापूर्ण बन जाएगी, तो ये संभव नहीं है। इसलिए जवाबदेही तो सरकार की ही है। जी सर। जैसा कि सर अभी लॉकडाउन हुआ, कई शिक्षक हड़ताल पर थे, कई शिक्षकों की वेतन कटौती की गई, खबरें भी ये भी आ रही हैं कि कई शिक्षकों की मौत भी हुई, किन्हीं को दिल का दौरा पड़ गया। इस तरह की खबरें देखने को मिली। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए ये कितना चिंता का विषय है।
कि शिक्षकों के ऐसे बद से बदतर हालात है? अब शिक्षकों ने अपनी सुविधाओं में, अपने वेतनमानों में, अपनी सेवा शर्तों में सुधार के लिए आंदोलन किया। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उनका संवैधानिक अधिकार भी। लेकिन जिस समय उन्होंने आंदोलन किया उस समय उनको ये तो पता नहीं था कि कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी। अब कोरोना आई, सरकार ने बिल्कुल अपने को निरपेक्ष कर लिया आंदोलन से। आंदोलन के प्रति सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और परिणाम ये हुआ कि शिक्षकों की लगभग 65-70 शिक्षकों की मौत हो गई पैसे के अभाव में, और विभिन्न प्रकार की मानसिक यातनाएं जो उनको प्राप्त हुई उनसे उनकी मौत हो गई। और लंबे समय के बाद सरकार के साथ कुछ वार्तालाप हुआ। वार्तालाप के बाद हड़ताल समाप्त हुई और आगे गाड़ी चल रही है। लेकिन जिन बातों को सरकार ने स्वीकार किया था कि हम सामान्य स्थिति बनने के बाद सेवा शर्तों को और उनकी मांगों पे गंभीरता पूर्वक विचार करके उसे लागू करेंगे, ये प्रक्रिया तो जरूर चल रही है। लेकिन फिर अचानक ये लाखबंदी जो आई है, इसका भी तो खामियाजा शिक्षकों को ही भोगना पड़ता। तो चारों ओर से शिक्षकों पर संकट ही संकट है और कोई बहुत इस पर सरकार की ओर से ध्यान देने की स्थिति दिख नहीं रही। सर, ये बात तो रही कि सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी बात ये कि सर क्या वजह है कि दिन पर दिन बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता खत्म होती जा रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल रहा है? शिक्षा दो चीजों पे निर्भर करती है। एक, शिक्षा की नीति क्या है, इस पे निर्भर करेगी। अब नीति के हिसाब से ही सर मैं आपको रोकना सर, क्योंकि नीट की आप बात कर रहे हैं सर, तो जैसे आप एक शिक्षक है सर, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, आपको का तजुर्बा अच्छा है सर, आपने दूसरे को पढ़ाया अच्छे से, तो आपका जो सर पढ़ाने का स्टैंडर्ड है वो तो कहीं भी वेतन कटौती या लॉकडाउन और इससे प्रभावित नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वो देखिए, वो तो युग सत्य है। जिस युग की बात आप कर रहे हैं जी सर, उस युग की बातें दूसरी थी। आज वो स्थिति नहीं है। आज आप किसी क्षेत्र में देखिएगा तो जिस स्थिति की आप परिकल्पना कर रहे हैं उस स्थिति की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। मूल्यहीनता का दौर, और मूल्यहीनता के इस दौर में हम तमाम लोगों को सोचना होगा कि कैसे शिक्षा का बेहतरीकरण हो सकता है और कैसे इसमें गुणवत्ता लाई जानी चाहिए। मतलब प्रयास करने की आवश्यकता होगी और जोरदार प्रयास करने की। मतलब सर ये कह सकते हैं कि आज के कंपैरिजन में पहले के दौर की शिक्षा की क्वालिटी ज्यादा बेहतर थी, आज वो क्वालिटी नहीं रह गई है। अब बिल्कुल अब 80 के दौर से 2020 के दौर की तुलना नहीं की जा सकती। आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी पूरे देश की हालत देख लीजिए, वो स्थिति नहीं है। अब तो ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही। ऑनलाइन शिक्षा की बात 80 के दौर में थोड़े होती। कक्षाओं में जहाँ अध्यापक जाता था, बच्चे उससे संस्कार सीखते थे, उससे शिष्टाचार सीखते थे, उससे अनुशासन सीखते थे। वो दौर तो अब नहीं है। अब तो ये जो वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी ने ऑनलाइन शिक्षा को रख दिया है। ऑनलाइन शिक्षा कभी पारंपरिक शिक्षा का विकल्प नहीं बन सकती। ऑनलाइन शिक्षा किसी तरीके से ऑनलाइन तो तमाम बच्चों के पास उसकी सुविधा भी नहीं है। तो सर आप इस बात पे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि बच्चों को क्वालिटी शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा की गुणवत्ता कम है, इस वजह से लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने भेज रहे हैं? बिहार में अगर वो शिक्षा व्यवस्था सही होती तो बच्चे बाहर नहीं जाकर आज बिहार में ही पढ़ रहे होते। मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि शिक्षा में गुणवत्ता जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए बच्चों को लोग बाहर भेज रहे हैं जो लोग सक्षम हैं। और आज यही व्यवस्था हो चुकी है कि शिक्षा में जो जितना खर्च करेगा वो अपने बच्चे को उतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा। जो संपन्न लोग हैं, प्रभु वर्ग के लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को बाहर के अच्छे संस्थानों में पढ़ाते हैं।
जो गरीबों के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, वंचितों के बच्चे हैं, वही सरकारी स्कूलों में आकर के पढ़ते हैं, इसलिए उधर किसी का ध्यान नहीं है। ये तो इलाहाबाद न्यायालय ने और पटना न्यायालय ने इस पर कई बार टिप्पणी की कि जो सरकारी खजाने से वेतन पाता है उन तमाम लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने की बाध्यकारी व्यवस्था की जानी चाहिए और ऑटोमेटिक सुधर जाएगी शिक्षा की। लेकिन ये हो नहीं रहा है क्योंकि जो व्यवस्था है वो इसको होने नहीं देगी, प्रभुवर्ग इसको होने नहीं देगा, राजनीति इसको होने नहीं देगी, इसलिए ये ऐसे ही दौर चलेगा। सर मतलब मौजूदा सरकार जो है बेहतर शिक्षा, सुशासन, सब चीज का दावा करती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार, जैसा कि आपने बताया, जो आपने आंकड़े दिए, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि मौजूदा सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के का दावा है वो बिल्कुल झूठा है। मौजूदा सरकार जितना दावा करती है उतनी बातें सही नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बहुत बार अब कल्पना करिए 8,000 9,000 स्कूल है, उनमें प्रधानाध्यापक नहीं है। कल्पना कीजिए इतने बच्चे 17 लाख 18 लाख बच्चे अभी मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं और शिक्षक छात्र अनुपात सही नहीं है। बार बार शिक्षक नियोजन की जो शेड्यूल है वो जारी किए जा रहे हैं और बार बार स्थगित हो रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति हो नहीं पा रही है। बहुत सारे अतिथि शिक्षक पड़े हुए हैं। अब बताइए अतिथि कितना पढ़ाएगा, वो वेतन नहीं मिल रहा है। 7-8 महीने से 8-8 महीने से कई शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। सारे संकट तो शिक्षा के क्षेत्र में आके खड़े कर दिए गए हैं। ये तो स्थिति पैदा होगी। सर आपने कई सरकारों का दौर देखा होगा, लाइक लालू जी, राबड़ी जी, नीतीश जी, क्योंकि इस बार जनता 15 साल बनाम 15 साल देख रही है। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था बेहतर थी या फिर अभी के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था, मतलब दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो किसके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था बेहतर थी? वो 80 के पहले का दौर जो था उसमें शिक्षा 80 के पहले के दौर में मतलब कि सर हाँ उस समय शिक्षा बेहतर थी। अभी कार्यकाल में भी शिक्षा बेहतर नहीं, मतलब दोनों 15 साल बनाम 15 साल दोनों में किसी में भी शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं। शिक्षा की स्थिति में कोई बहुत व्यापक सुधार नहीं। जैसा कि आप एक कम्युनिस्ट नेता हैं, आपकी पार्टी की एक अलग विचारधारा है, एक अलग एजेंडे की तहत आप लोग चलते हैं। आप कह लीजिए कि आप एक कम्युनिस्ट नेता हैं और आप लोगों की पार्टी की अलग विचारधाराएं हैं जो कि सब पार्टी से बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या वजह है कि युवा उन विचारधाराओं पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, खासकर बिहार में? मतलब सीपीआई से जो युवा जुड़े हुए हैं युवा की विचारधाराओं पर ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों? जो पूंजीवाद है उस पूंजीवाद ने साम्यवाद को बहुत पीछे छोड़ दिया। अब वो विचारधारा कहीं रह नहीं गई है। राजनीति में अब कोई विचारधारा रह नहीं गई है। ये विचार शून्यता का दौर चल रहा है, मूल्यहीनता का दौर चल रहा है। वैसी स्थिति में वामपंथ की जो स्थितियां हैं वो बहुत कमजोर हैं और वामपंथ अब उस स्थिति में नहीं रह गया है कि कोई प्रभावी भूमिका निभा सके। ये मैं बिल्कुल साफ था। क्षेत्रीय पार्टियों का जब से उद्भव हुआ है और पार्टियों में जो आंतरिक लोकतंत्र खत्म हुआ है, सुप्रीमो टाइप की व्यवस्था हुई है, तब से राजनीति और अवमूल्यन का दौर शुरू है। ये इसको संभालना बड़ा मुश्किल है आने वाले दिनों में। और आप देखते हैं कि छोटी छोटी पार्टियां रोज बन रही हैं, रोज बिगड़ रही हैं। लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतनी ऊंचाई पर पहुंच रही हैं कि रोज मध्य प्रदेश हो रहा है, रोज राजस्थान हो रहा है। ये घटनाएं रोज बरोज बढ़ रही। तो ये अब ये जो दौर है, ये 21वीं शताब्दी का दौर जो है, 21वीं शताब्दी के दौर में अब राजनीति में वो राष्ट्रीय आजादी की गंध नहीं रह गई। लोग राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई लड़ते थे, त्याग तपस्या करते थे, जेलों में जाते थे, तो वो देश के लिए सोचते थे, समाज के लिए सोचते थे, जनता के लिए सोचते थे। आज का दौर दूसरा दौर हो गया है। इस दूसरे दौर की राजनीति को उस दौर की राजनीति से नहीं देखा जा सकता है, इसको इसी दौर की राजनीति से देखा जा सकता है। और इसीलिए वामपंथ हाशिए पे चला गया है। अब वामपंथ में कोई बहुत दम नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अलग बात है कि वामपंथ तमाम एकजुट भी नहीं हो पा रहा है। नारा तो जरूर लगा देता है कि हम एकजुट होंगे, लेकिन एकजुट हो नहीं पाता, एकजुट होकर संघर्ष नहीं कर पाता, जबकि उसको
संघर्ष की पार्टी माना जाता रहा है, वो संघर्ष ही उसकी ताकत रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक वामपंथ मुद्दों को लेकर के, सही मुद्दों को लेकर के संघर्ष की स्थिति में नहीं आवेगा, तब तक खोई हुई अपनी जो जमीन है वो हासिल नहीं कर पाएगा। तो मतलब सर ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि अगर यूथ अपनी विचारधाराओं को नहीं बदलेंगे तो वो आने वाले समय में पार्टी की पलीत कर देंगे, संकट होगा, संकट। जी, अभी यूथ को हल्के में लिया जाता है, आपको मंझा हुआ खिलाड़ी नहीं समझा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यूथ राजनीति के दिशा निर्देश बदलने की हैसियत नहीं रखते हैं। ऐसे आज की मानसिकता है, और जिस तरह से यूथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं विचारधाराओं से, वो कभी कुछ रहते, कभी किसी विचारधारा पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक विचारधारा पर चलना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा कि विचार शून्यता का दौर है, ये विचारधाराएं मर गई है। कहा फायदे हैं, सिर्फ फायदे की राजनीति जब होगी, राजनीति होगी इस तरीके से कि मैं सत्ता के केंद्र में रहूं, तो वो मूल्य कहां से आएंगे? मूल्य और नैतिकता राजनीति के लिए बहुत जरूरी चीज है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मूल्य के बिना राजनीति का कोई महत्व नहीं है और नैतिकता के बिना कोई मूल्य नहीं है, गांधी ने कहा था। लेकिन अब गांधी ही अप्रासंगिक हो गए। गांधी को स्वीकार कौन करना चाहता है? नारा भले हम लोग लगा लेते हैं महात्मा गांधी का, लेकिन गांधी को स्वीकार करने के लिए कौन तैयार है? दिक्कत तो यहाँ है, जनता में भी वही प्रवृत्ति है, इसलिए ऐसी स्थितियां बन रही हैं राजनीति में। सर जैसा कि बिहार में जो स्थितियां बन रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं विरासत में मिली राजनीति, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, जितने भी यंगस्टर हैं, इन लोगों को यही कहा जाता है कि विरासत में राजनीति मिली है इसलिए नहीं संभाल पा रहे हैं, और यही वजह है कि विपक्ष अपना काम सही से नहीं निभा पा रहा, और जिस वजह से ये हालात हो गए हैं, बिहार ऐसे हालात से जूझ रहा है। सही बात है कि विरासत की राजनीति का भी बोलबाला बढ़ा है बड़ी तेजी से, और इसलिए भी राजनीति में अच्छे लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, जो श्रम करते हैं और ईमानदार श्रम करते हैं, उन लोगों की पूछ घटती जा रही है। अब चूंकि समीकरण पर सारी बातें चल रही हैं, तो ये सारी चीजें पैदा होंगी। अब राजनीति बहुत अंधी सुरंग में जा चुकी है मेरी समझ से, इसलिए राजनीति को अब आप जिस दृष्टि से देखना चाहते हैं, या मैं जिस दृष्टि से देखना चाहता हूं, उस दृष्टि की राजनीति आज के वक्त में कठिन प्रतीत हो रही है। जी सर, बिल्कुल। आप कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी को कहा जाता दबे कुचलों की आवाज कही जाती थी। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब जो जिन पे जुल्म हो रहा है उसकी आवाज उठाते थे। तो ऐसी क्या वजह रही है कि अब इस पार्टी से वही मजदूर और जो दबे कुचले लोग हैं वो भी दूरियां बनाते चले जा रहे हैं? अब वो स्वार्थों की बात आ गई है, लोग देखते हैं कहाँ फायदा हो रहा है। पहले संघर्ष करने की प्रवृत्ति थी, अब संघर्ष करने की प्रवृत्ति घट रही है, और वामपंथ की पार्टियां भी संघर्ष कर नहीं पा रही हैं, इसलिए ये हालात तो पैदा होंगे। अब सर आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी की गठबंधन की क्या रणनीति रहेगी, ऐसा कुछ बता सकते हैं? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत आकलन सर, एक्सपर्ट एडवाइस जिसे कह लीजिए। आप उस पर टिप्पणी में ऑफिशियल टिप्पणी की नहीं बात कर रहा मैं, मतलब आपकी नजर से क्या हो सकता है आपकी नजर में? मेरी जब तक विपक्ष मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेगा तब तक वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये समय की पुकार है कि विपक्ष को गठबंधन करके लड़ें। है कि विपक्ष को एकजुट होकर ही संघर्ष में उतरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी टीवी के साथ जुड़ने के लिए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।